अभी अगर देखें तो अगले 2-3 महीने में तो हमारी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि हम बैंकरप्ट कर दें। अगले 2-3 महीने हमारे पास जो रीपेमेंट्स है और जो हमारा करंट अकाउंट है, हम उसके साथ गुज़ारा कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा, ऐसे-ऐसे आपके रिज़र्व कम होते जाएँगे और आपके पास पैसे नहीं आए तो आपकी मुश्किलात आती रहेंगी। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जो रहा है, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम को चलते रहे हैं, जिसके अंदर थोड़ा-थोड़ा जंप आता रहा है। पाकिस्तान में हम देखें तो पिछले 3 साल से हम एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे आ गए हैं, जिस पे स्टेट बैंक का क्लियर व्यू है कि जी करेंसी जो है उसके अंदर सिर्फ हम वोलेटिलिटी को रोकेंगे, डायरेक्शन को नहीं चेंज करेंगे। अब कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिसिएशन से यहाँ पे जो लोगों को नुकसान होता है और इन्फ्लेशन आती है और आम आदमी की परचेजिंग पावर खत्म होती है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा है। लेकिन अगर ये ना हो तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हम रुपया जो है प्रिंट कर सकते हैं, आजकल जो आईएमएफ की कंडीशन पे वो भी नहीं कर सकते, लेकिन हम डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते। तो जो हमारे हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वर्सेस हमारे मुल्क के अंदर जो रुपये की क्वांटिटी है, उसके हिसाब से भी वो एक रेट फिक्स किया जा सकता है। फिर एक आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है वो आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन, आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी इन्फ्लेशन, उनके नॉमिनल एक्सचेंज रेट और आपके नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ बनता है। फिर तीसरा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का, कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है या सरप्लस क्या चल रहा है। फिर आपके एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर से पोर्टफोलियो फ्लोज क्या आ रही हैं और चीज़ें क्या आ रही हैं, उसके हिसाब से ये मेजर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर देखें तो रिजर्व सिचुएशन हमेशा से लो रही है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो इन्फ्लेशन हाई रही है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो रुपये के जो क्वांटम है बहुत बड़े हैं वर्सेस आवर रिजर्व्स। पाकिस्तान के अंदर देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जनरली हाई रहता है। तो इस वजह से यहाँ की करेंसी अक्सर प्रेशर में रहती है। और फिर कहा जाता है कि अगर करेंसी को हम डेप्रिशिएट करें तो उससे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आता है। तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता, ये एक लैग के साथ आता है। करेंसी डेप्रिसिएशन के फिर नुकसानात भी होते हैं, जैसे कि जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है तो बाहर वाले अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको रोक देते हैं कि उसको स्टेबिलिटी आ जाए फिर कर दें। तो बेसिकली हमें अपने मुल्क के अंदर कंपैटिटिव फैक्टर्स को बेहतर करना है। बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी आएगी तो उसकी वजह से भी इन्फ्लोज आएंगे, उससे करेंसी बेहतर हो सकती है। ये इम्पोर्ट हमारे यहाँ जो बैन की है ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ये शॉर्ट टर्म एक मेजर हमने लिया है और हमने कुछ चीता-चीता चीज़ों को बैन कर दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे चॉकलेट, टिश्यू पेपर, एक्स-वाई-ज़ेड है जो स्मगल होके भी आ जाती है। दूसरा, जब इम्पोर्ट बैन करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक के अंदर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे टिश्यू पेपर हम इम्पोर्ट बैन करते हैं तो डोमेस्टिक टिश्यू पेपर बनेंगे। डोमेस्टिक टिश्यू पेपर के अंदर जो लेके आते हैं रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल तो इम्पोर्ट होता है पेपर, और डोमेस्टिक टिश्यू पेपर आपको महंगा मिलता है, इम्पोर्टेड आपको सस्ता मिलता है। इसकी क्या वजह है कि वो एफिशिएंट ज़्यादा है। तो उसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों हो सकते हैं। दूसरा, इम्पोर्ट बैन के ऊपर जो है डब्ल्यूटीओ की रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं, तो ये बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर सूरत-ए-हाल ये होगी कि पाकिस्तान का, चूँकि जैसे हमने ज़िक्र किया, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप ज़्यादा है, या रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट मिला के इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो आपको एक और इकोनॉमी को फोर्स करना पड़ेगा स्लो डाउन। पाकिस्तान के अंदर नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स इतने ही है, पाकिस्तान ज़्यादातर एसेंशियल इम्पोर्ट्स करता है। पाकिस्तान एनर्जी नीड में अपना फ्यूल मेजर जो आप बिजली में और पेट्रोलियम में जो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारा रॉ मटेरियल जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो करते हैं। तो बेहतर सोल्यूशन होता है कि ओवरऑल आप एक जो है ना स्लो डाउन की तरफ आप जाएं। उस स्लो डाउन की तरफ जाने के लिए है कि आपको ओवरऑल अपनी डिमांड को कम करना है। हम अपने हफ्ते को छोटा करते हैं, यानी अगर हम 6 दिन का या 5 दिन का वीक होता है तो उसको 3 से 4 दिन का वीक करते हैं। हम अगर हमारी शाम में ट्रैफिक को कम करने के लिए हम 6 बजे हम अपने शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल एरियाज़ को बंद कर दें, और इस तरह की हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें कि जिसकी वजह से ओवरऑल गाड़ियाँ जो आपकी रोड पे आती है वो कम हो जाएँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के टाइमिंग्स कम हो जाएँ, साथ आप थोड़ी-सी कुछ लोड शेडिंग घरों में शुरू कर दें ताकि वो बिजली का इस्तेमाल कम हो जाए।
और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के अंदर से कुछ सेक्टर्स जो हैं वो स्लो डाउन ज़्यादा होंगे, उससे भी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। रशिया की जब यूक्रेन की वॉर होती है तो उससे रशिया जो है उस पे सैंक्शन लगने की बातें होती हैं। रशिया जो है बहुत बड़ा सप्लायर है गैस का और ऑयल का यूरोप में और दूसरे मुल्कों में। जब यूरोप में रशिया से कम गैस आएगी तो वो फिर कतर और दूसरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में जाएगा। तो वो जो एशिया और साउथ एशिया के जिन मुल्कों पे वो सप्लाई करते थे वहां पे सप्लाई कम हो जाएगी, तो उससे कीमतें बढ़ गई। फिर कमोडिटीज की आप देखें तो वीट, यूरिया और बहुत सारी कमोडिटीज जो है जो खाने पीने की या उसके लिए जरूरत की होती हैं वो भी वहाँ पे यूक्रेन और रशिया से आती हैं, तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। नेचुरली इन प्राइसेस बढ़ने का चूंकि पाकिस्तान बहुत सारी चीजें ऑयल की, पेट्रोलियम की और बहुत सारी और कमोडिटीज इंपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसकी इंपोर्ट बिल पे इजाफा आ गया। तो पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाहिर बात है इस चीज ने इफेक्ट डाला। अब आते हैं कि जी पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बट फरवरी तक हमारे हालात जो थे वो फिर भी एक किसी तरीके से किसी डगर पे चल रही थी। एक हुकूमत थी जो अपने आगे 16-18 महीने देख रही थी, एक हुकूमत थी जिसने बजट पेश करना था, एक हुकूमत थी जिसने IMF प्रोग्राम को लेके चलना था। आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, वन रीजन और दी अदर, उसमें पॉलिटिकल जो भी थी मैं उसमें नहीं चाहता। लेकिन जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जब वो लगा के आ रहा है, तो 1 मार्च से उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उन्होंने फैसला किया कि हम पेट्रोलियम प्राइसेस को 4 महीने के लिए फ्रीज कर देंगे। और जब उन्होंने फ्रीज किया तो उस वक्त तकरीबन जीरो टैक्स और जीरो वो जो सब्सिडी थी, यानी कि पेट्रोल पे कुछ 2-4 रुपए का टैक्स ले रहे थे, डीजल पे आप 2-4 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे जो मोस्टली नलिफाई हो जाती थी। करते हुए उसके बाद अगले 15 दिन बाद थोड़ी सी सब्सिडी बढ़ी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके 15 दिन बाद फिर थोड़ी सी सब्सिडी बढ़ी, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। उसके बाद नई हुकूमत आ गई। अब नई हुकूमत आ गई तो वो यहाँ पे जो इमरान खान साहब है वो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा आई है, वो रोड पे निकल आने की बात हो रही है, आज भी वो रोड पे आ रहे हैं कल। तो उसकी वजह से नई हुकूमत जो है उसको कोल्ड फीट आ गया। IMF के पर हम जब गए हैं और IMF के साथ हमारा एक रिव्यू जो है पेंडिंग था, उसमें बेसिकली एनर्जी सब्सिडीज का इशू था। लेकिन अब उसके साथ एक अगला रिव्यू भी आ रहा है जिसमें हमने बजटरी एक्शन, चूंकि एनर्जी सब्सिडी हम 2-2.5 महीने से चला रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे फिस्कल लॉसेस हैं। हमने उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करना था वो भी नहीं कर रहे और उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। उसका गैप तकरीबन 300 अरब के करीब आ रहा है। अब उस गैप को हम पूरा करने के लिए जो है हमें वो आगे जाके हमें अगले बजट के अंदर टैक्सेस नहीं लगाने होंगे और इस सब्सिडी को भी खत्म करना होगा एक फेज में। तो IMF के साथ ये सारा प्लान चल रहा है और IMF के साथ प्लान से ये लग रहा है कि जुलाई के अंदर हमें 7वां 8वां रिव्यू दोनों मिला के हमें पैसे मिलेंगे और उसमें अगर हम वो सब्सिडी रिमूव करेंगे और बजट हम देंगे जिसके अंदर हमने जो IMF से नए फिस्कल टारगेट हैं उसके ऊपर हम एग्री करेंगे कि हम कौन से नए टैक्सेस लगाने हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे वो करेंगे। अब वो जब टैक्सेस लगेंगे, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे वो इन्फ्लेशन लाएगा। पेट्रोलियम डीजल की कीमतें बढ़ेगी वो इन्फ्लेशन लाएगा। अगर हम अमीरों पे टैक्स लगाएंगे तो वो बेहतर होगा। आप देखते हैं कि हुकूमत किस तरह कर, कहा जाता है कि जी $6 अरब का हमने IMF का लोन लिया था, अब ये हुकूमत इसको बढ़ा के $8 अरब पे जाना चाह रही है। तो बहुत छोटी सी अमाउंट है जी, इसके लिए हम इतने मुश्किल फैसले क्यों करें। इसकी देखिए IMF के सिर्फ IMF का लोन नहीं हमें चाहिए होता। IMF जब एक मुल्क एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा होता है तो उसके जो बाकी लेंडर्स होते हैं, जब उसका डेट बढ़ जाता है तो उसके बाकी लेंडर्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल लेंडर हो या दोस्त ममालिक हो जिन्हें हम बायलैटरल कहते हैं या और किसी किस्म के लेंडर हो, तो वो जो है वो जरा फूक फूक के कदम रखते हैं। वो देखते हैं कि जी जो हमारा अच्छा पैसा पहले लगा हुआ है अब उस पर और पैसा डाल के उसी को बुरा ना कर, तो नॉट मेक्स गुड विद द बैड, तो वो रुक जाते हैं। अभी हम देखें तो चाइना, रशिया, अपना UAE, सऊदी अरब, इन लोगों से जो हमें मुल्क से कर्जे आने थे वो रुक गए। तो जब तक IMF के पैसे नहीं आते हमें कहीं और से किसी किस्म का कर्जा मिलना मुमकिन नहीं।
हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकते, तो हम एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में पहुंच, कोई हमें पैसा नहीं देना चाह रहा क्योंकि हमारा क्राइसिस इतना बुरा है और हम अपने क्राइसिस को फिस्कल एरिया को मैनेज भी नहीं कर पा। तो आईएमएफ अगर हमारे प्रोग्राम में जाएंगे, आईएमएफ की सख्त कंडीशन जो भी चीज़ें मानेंगे, आईएमएफ उस पर एक ठप्पा लगाएगा, तो उस ठप्पे के बेस पे बाकी सारे भी अपने लोगों को साइन कर। इस वजह से आईएमएफ बहुत जरूरी है।